हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 से सत्रिया और बिहू नृत्य का चैप्टर का अभ्यास का पार्ट 2। इसका आधा अभ्यास मैं पहले ही करा चुकी थी और मैंने अपलोड कर दिया था, आप लोगों को वीडियो मिल गया होगा। सत्रिया और बिहू नृत्य का आधी एक्सरसाइज उसमें की गई थी और बाकी की आधी एक्सरसाइज का वीडियो मैं आज बना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ तक क्वेश्चंस कर लिए थे, पार्ट के आगे से हमें शुरू करना था। इससे पहले की एक्सरसाइज पहली वीडियो में है। पार्ट के आगे आपकी बात, अपने समूह में चर्चा कीजिए। क्या चर्चा करना है? रीना आंटी की एक बिटिया थी जिसका नाम था अनु। बिटिया का अर्थ होता है बेटी। बेटी को प्यार से बुलाने के लिए और स्नेह जताने के लिए बिटिया शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आपको पता होगा, आपके घर में भी, कईयों के घर में बेटी को बिटिया कहते होंगे। आपकी मम्मी आपसे बिटिया कहती होगी या आपकी दादी आपसे बिटिया कहती होगी। बिटिया जैसे ही एक अन्य शब्द बिट्टो भी है। बिटिया के जैसा ही ये भी शब्द है। बिटिया के जैसा ही दूसरा शब्द है बिट्टो, और प्यार से बिट्टो भी कहते हैं। आपके घर में आपको प्यार से किन किन नामों से पुकारा जाता है, आपको ये बताना है। तो इसमें तो आप लोगों के सबके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं। आपके घर में आपको प्यार से क्या कहा जाता है ये आप बेहतर जानते होंगे। आपका उत्तर हो सकता है कि कुछ अलग हो, लेकिन फिर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर उत्तर दिया है। लाडो कहते हैं, छोटी कहते हैं, किट्टू, छुटकी, सोना, रानी, गुड़िया, है ना। प्यार से ये सब कहते हैं। और जो लड़के हैं वो भी बता सकते हैं, राजा, राजू, सोना मोना, गुड्डू, काना, इस तरह के नाम लेकर के लड़कों को बुलाया जाता है प्यार से। बताइए दूसरे प्रश्न में कि आपके नाम का अर्थ क्या है। देखिए बेटा, आप सबका अलग अलग नाम होगा और सारे नाम, दुनिया में कितने नाम हैं उन सबको लेकर के यहाँ अर्थ बताना मेरे लिए आसान नहीं था। तो मैंने आप एक नाम ले लिया है, इसे मेरा ही नाम समझ लीजिए आप। मैंने एक नाम ले लिया है और आपको उसी नाम का मैं अर्थ बता रही हूँ। आपका नाम किसने रखा? तो आप बताइए आपका नाम किसने रखा है, पता करके बताइए। यानी कि अपनी मम्मी से पूछिए कि आपका जब नामकरण हुआ था तो किसने आपका नाम रखा था। आपकी सुविधा के लिए मैंने उत्तर दिया है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि मेरा नाम पुनीता है। पुनीता की जगह पे आप वो लिखिए जो आपका नाम है। मेरा नाम मेरे बाबा ने, यानी कि मेरे दादाजी ने रखा था। मेरे नाम का अर्थ है पवित्रता, यानी पवित्र, पवित्र में लिपटा हुआ, पवित्रता के साथ, उसे कहते हैं पुनीत, पुनीता। तीसरा प्रश्न है, वे एक साथ खेल रहे थे। ओके, आप कौन कौन से खेल अपने मित्रों के साथ मिलकर खेलते हैं ये बताइए। हमारे ज़माने में तो बेटा बहुत सारे खेल खेले जाते थे। आजकल तो ज़माना बदल गया, मम्मी घर से बाहर नहीं निकलने देती, मारेंगे अच्छे से अगर घर से बाहर जाओगे तो, है ना। लेकिन हमारे ज़माने में ना लोग भी अच्छे होते थे। आपकी मम्मी की गलती नहीं है, आप भी तो लोग ऐसे हो गए हैं कि बच्चा अगर बाहर जाए तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। लेकिन हमारे ज़माने में अड़ोसी पड़ोसी मोहल्ले वाले सब बहुत अच्छे होते थे। हम किसी घर भी जाके खेल सकते थे। तो हम लोग ज़्यादातर फील्ड में दौड़ने भागने वाले गेम खेला करते थे। पकड़म पकड़ाई, छिपन छिपाई, रस्सी टापना, वो कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, पिट्ठू गरम, हमारे ज़माने के वो गेम थे। लेकिन आपके ज़माने के शायद अब गेम बदल गए हैं। कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, ऊंच नीच, ये कुछ आपके ज़माने के गेम रह गए होंगे। और अगर सच में हकीकत जानना चाहते हैं तो ये भी आपके ज़माने के खेल। आप अपने मित्रों के साथ ये नहीं खेलते होंगे, मैं बताऊँ आप अपने मित्रों के साथ क्या खेलते होंगे। आप मोबाइल पे गेम खेलते होंगे, लूडो खेलते होंगे मोबाइल पर बैठ करके, जिसमें आपका फिजिकल कुछ भी एक्सरसाइज नहीं होता है, शारीरिक व्यायाम बिल्कुल भी नहीं होता है। और जिस गेम में फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती है उस गेम को खेलने का कोई फ़ायदा नहीं है बेटा। अपने अनुभव से मैं बता रही हूँ, अगर आप बैठ करके कोई चीज़ कर रहे हैं तो आपको उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। गेम हम खेलते ही इसलिए हैं कि हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज हो प्लस हमारी बॉडी की एक्सरसाइज हो। और बॉडी की एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि ब्रेन की। ब्रेन एक्सरसाइज तो तब भी होती है जब हम घर में कोई छुटपुट काम करते हैं, कोई चीज़ ठीक कर दें बैठ के, कोई ख़राब हो रही है उसको हम ठीक कर दें, कोई सफाई कर रहे हैं या किसी सामान
को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज होती है। लेकिन अगर हम गेम भी ऐसे खेल रहे हैं कि घर में चेयर पे बैठे हैं, बेड पे लेटे हैं और लेटे लेटे गेम खेल रहे हैं, तो फिर उस गेम का फ़ायदा नहीं है। अगर आप वाकई गेम खेलना चाहते हैं तो फिर आपको कबड्डी, पकड़म पकड़ाई, चोर सिपाही, ऊंच नीच, इस तरह के गेम खेलने चाहिए, रेस लगानी चाहिए, ये सब गेम खेलना चाहिए। क्रिकेट खेलना भी बहुत अच्छा है, बैडमिंटन खेलना चाहिए। लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आजकल तो जगह ही नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। या तो छत पर खेल सकते हैं, सड़क पर जाएंगे तो लोग चिल्लाएंगे, गाड़ियां भी आती हैं वहाँ पर, रिस्की भी है। बहुत सारी सीमाएं भी हो गई हैं जो आप लोगों को, जिसके अंदर दायरे में रहकर ही ये सब काम करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना आपसे हो सके बाहर जाकर खेलना, अगर आपके लिए सेफ़ है, आपके मम्मी पापा अलाउ कर रहे हैं, तो आपको बाहर जाकर खेलना चाहिए, जिसमें कबड्डी हो सकती है, पकड़न पकड़ाई हो सकती है, क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, हॉकी हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, बास्केटबॉल हो सकता है। इस तरह के गेम आपको खेलने चाहिए जो बहुत अच्छे रहते हैं स्वास्थ्य के लिए। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। आपने इस पाठ में बिहू और सत्रिया नृत्यों के बारे में तो पढ़ा। आपके प्रांत में, भाई आप जिस इलाके में रहते हैं, आपके देश में, आप जहाँ पर देश के जिस हिस्से में आप रहते हैं, वहाँ पर कौन से नृत्य प्रसिद्ध हैं आप, और उनमें से कौन सा नृत्य आपको करना पसंद है। बेटा मैं जानती हूँ कि आप लोग देखिए पता नहीं कौन कौन से प्रांत से, कहाँ कहाँ से इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं सभी जगह का डांस यहाँ ले लूँ। मेरे प्रांत में कई प्रसिद्ध नृत्य हैं, जैसे भरतनाट्यम, कथक, गरबा, डांडिया और घूमर। तो राजस्थान, गुजरात सब जगह के इसमें आ गए हैं। ये नृत्य त्योहारों और ख़ास अवसरों पर किए जाते हैं। मुझे गरबा नृत्य करना बहुत पसंद है क्योंकि इसमें ताल, रंग बिरंगे कपड़े और समूह में नाचने का जो आनंद मिलता है वो असीम होता है। नृत्य करना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और नृत्य से हमारा मन भी खुश रहता है। लेकिन फिर भी मैंने नीचे यहाँ दिया है कि सभी विद्यार्थियों के उत्तर अलग अलग होंगे, क्योंकि आपकी पसंद है भाई, आपको कौन सा डांस पसंद हो सकता है, आपको भांगड़ा पसंद हो, पंजाबी डांस पसंद हो, है ना, हो सकता है आपको सालसा पसंद हो, तो कोई बॉल डांस पसंद हो सकता है। आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं तो इंग्लिश डांस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आप कोई भी डांस पसंद कर सकते हैं, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। अब अगली बात दी हुई है आपके चैप्टर की एक्सरसाइज में, पूर्वोत्तर की बात। असम जो है वो भारत के पूर्वोत्तर में, यानी कि ईस्ट में, इंडिया का जो मैप है ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो ईस्ट में है असम। असम के अतिरिक्त पूर्वोत्तर में भारत के दूसरे 7 राज्य हैं, 7 स्टेट्स हैं, है ना, जिनको 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। आपको अवसर मिले तो इनमें से किसी राज्य की यात्रा जरूर कीजिए, किसी स्टेट में जाइए घूमने के लिए, मम्मी पापा को पटाइए, अगर मान जाते हैं तो जाने का मौका अगर मिले तो जरूर जाइएगा। और 8 राज्यों के नाम है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर और असम। अब अगर आपको इसको मानचित्र यानी एटलस में देखना हो तो यहाँ पर आपको लिंक दिया हुआ है, ये आपकी बुक में अवेलेबल है। तो अब यात्रा तो आपकी जगह मैं नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं आपको करके दिखा सकती हूँ, तो आप खुद घूमने के लिए जाइएगा जब भी आपको मौका मिले। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, टाइम मशीन। उससे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। क्या आपने पहले कभी टाइम मशीन का नाम सुना है बच्चों? टाइम मशीन ऐसी एक मशीन है जो काल्पनिक है, होती नहीं है, वास्तव में होती नहीं है टाइम मशीन, लेकिन इमेजिनेशन में ये मशीन रखी गई है जिसमें बैठकर बीते हुए या फिर आने वाले समय की दुनिया में पहुंचा जा सकता है। टाइम मशीन एक ऐसा इमेजिनरी है, मतलब फिल्मों में, सीरियल्स में इसका नाम लिया जाता है, इसलिए बच्चे सोचते हैं कि ये वास्तव में टाइम मशीन होती है, लेकिन होती कुछ नहीं है। मोटू पतलू वगैरह में आपने देखा होगा कि इस मशीन में अगर बैठ जाओ तो आप अगर आज से 50 साल पहले जाना चाहो तो उस जमाने में पहुंच जाते हैं, 50 साल के बाद जाना चाहो तो उस जमाने में पहुंच सकते हैं टाइम मशीन से। टाइम मशीन को अभी तक बनाया नहीं जा सका है, लेकिन अनेक लेखकों ने टाइम मशीन के बारे में कहानियां जरूर लिखी हैं। अनेक फिल्मकारों ने इसके बारे में फिल्में भी बनाई हैं। तो इसी टाइम मशीन के बारे में आपसे क्वेश्चन किया गया है। पहला क्वेश्चन है, यदि आपको टाइम मशीन मिल जाए तो आप उसमें बैठकर कौन से समय में जाना चाहोगे? बताओ तो, कौन सी जगह पर जाना चाहोगे ये भी बताओ, और क्यों जाना चाहोगे। ठीक है, कौन से समय में, कौन सी जगह पर और क्यों, ये 3 आंसर आपको देने हैं। देखिए मेरे हिसाब से तो अगर आप टाइम मशीन आपको मिल जाए तो आप सब अपने मम्मी पापा का बचपन देखना चाहोगे ना। क्यों बताएं?
क्योंकि मम्मी कहते हम तो बचपन में ऐसा नहीं करते, तुम लोग बहुत ही शरारती हो, मार खाओगे हाँ शरारत की तो आपको लगता है कि चलो मम्मा का बचपन देख के आए, कहीं मम्मी कितनी मार खाई इन्होंने भी नाना नानी से, है ना। इस तरह से पापा को भी देख के आए, ये कितने बदमाश थे, कितने शरारत करते थे, आज हम पर ड्रॉप जमा रहे हैं। देखना चाहोगे ना मम्मी पापा का बचपन। लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ अलग आंसर आपके लिए है। यदि मुझे टाइम मशीन मिल जाए तो मैं प्राचीन भारत के समय में तक्षशिला या नालंदा विश्वविद्यालय जाना चाहूंगी। बेटा ये विश्वविद्यालय बहुत ही खास विश्वविद्यालय है। इसको समझ लीजिए आपकी ज्ञान का एक भंडार इसे कहा जा सकता है। मैं देखना चाहती हूँ कि उस समय विद्यार्थी कैसे पढ़ाई करते थे और गुरुजन यानी टीचर्स उन्हें कैसे ज्ञान देते थे, यानी कैसे पढ़ाते थे। उस दौर की शांति, सरलता और ज्ञान का वातावरण मुझे बहुत आकर्षित करता है। वहां जाकर मैं सच्चे ज्ञान का अनुभव करना चाहती हूँ। ये आंसर्स मैंने अपनी तरफ से लिखा है क्योंकि मैं टीचर हूँ, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता देख करके कि देखें तक्षशिला में जो नालंदा विश्वविद्यालय था वहां पर किस तरह से पढ़ाई की जाती थी और टीचर कैसे पढ़ाते थे। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि मैं अपनी मम्मी के बचपन में जाना चाहता हूँ, अपने पापा के बचपन में जाना चाहता हूँ, क्यों, क्या देखना चाहता हूँ, या मैं आज से 100 साल पहले जाना चाहता हूँ, जब मैं आज से कई हजार साल पहले जाना चाहता हूँ जब पृथ्वी पर जीवन नहीं था, तो मैं देखना चाहता हूँ कि उस समय पृथ्वी पर क्या हुआ करता था। कुछ भी, जो भी आपका इमेजिनेशन में आ जाए। दूसरा प्रश्न है, आपको यदि कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो आप क्या बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। बच्चों का दिमाग बहुत शार्प होते हैं आप लोगों के। मेरा इमेजिनेशन जहाँ नहीं पहुँच रहा होगा, जो मैं नहीं सोच पा रही होंगी, आप लोग सोच रहे होंगे। तो हर बच्चे के दिमाग में अलग बात आ रही होगी कि मैं तो ये बनाऊंगा, मैं वो बनाऊंगा। मैंने फिर भी कोशिश की है बच्चा बनकर आपके लेवल में सोचने की। देखिए मैंने क्या कहा है, अगर मुझे कोई ऐसी वस्तु बनाने का अवसर मिले जो अभी तक नहीं बनाई गई है तो मैं एक भावनाएं समझने वाला रोबोट बनाऊंगा। है ना बेटा, होता है ना आप लोगों को भी अक्सर कि मम्मा तो समझ ही नहीं रही, पापा तो समझ ही नहीं रहे, मैम ने मेरी बात सुनी नहीं और पहले ही डांट दिया, मैम ने समझा ही नहीं, है ना। ये कंप्लेंट हर बच्चे को होती है। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा रोबोट बनाया जाए जो सारी भावनाएं समझ जाए। ये रोबोट इंसानों के चेहरे और उसकी आवाज़ से उनके मन की बात को समझ जाएगा। जैसे अगर कोई दुखी है तो फिर ये उसको दिलासा भी देगा, और अगर कोई अकेला है तो उसका साथ देगा। मैं ये इसलिए बनाना चाहती हूँ क्योंकि आज के समय में बहुत से लोग अपनी भावनाएं किसी से कह ही नहीं पाते। बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है। आजकल के बच्चों के अंदर वो सेल्फ सेंटर्ड होते चले जा रहे हैं, इंट्रोवर्ट होते चले जा रहे हैं। मतलब कि अपनी बात अपने मन के अंदर रखते हैं। मम्मी पापा को भी खुलकर वो अपनी बात नहीं बताते हैं। स्कूल में किसी बच्चे से फाइट हो गई, टीचर ने कुछ डांट दिया, उन्हें बहुत बुरा लगा है, लेकिन वो घर आकर नहीं बताते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। हर बात अपने मम्मी और पापा से शेयर करनी चाहिए, तभी जीवन बहुत सरल तरीके से आगे बढ़ता है, बहुत आसान तरीके से। अरे भाई कोई भी झंझट आपको स्कूल में मिल गया है या कहीं भी मिल गया है, अपने दिमाग में क्यों उसको रखना है बोझ। उठा करके मम्मी पापा को दे दो ना। जब आपने उनको दे दिया तो वो जाने, वो करें जो भी करना। आप रिलैक्स रहिए, अभी आपका जीवन पढ़ने के लिए है। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं, बहुत सारी बातें अपने मन में रखते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ, क्योंकि आजकल बहुत से लोग अपनी भावनाएं किसी से नहीं कह पाते हैं और उन्हें समझने वाला भी कोई नहीं होता है, ये जो रोबोट होगा ये सबका सच्चा मित्र बन सकता है। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी संग्रहालय की यात्रा की है। संग्रहालय मतलब म्यूजियम, ठीक है, कभी देखा है म्यूजियम आप लोगों ने। संग्रहालय ऐसा स्थान होता है जहाँ विभिन्न कालों की, काल मतलब समय, जहाँ पर अलग अलग समय की, संग्रहालय मतलब म्यूजियम, काल मतलब समय की प्राचीन, प्राचीन मतलब पुरानी वस्तुएं, मतलब चीजें देखने को मिलती हैं। कभी कभी संग्रहालय की यात्रा भी टाइम मशीन की यात्रा जैसी लगती है। अवसर मिले तो आप भी किसी संग्रहालय की यात्रा अवश्य कीजिए और उसके बारे में अपनी कक्षा को बताइए। तो आप तो जब जाएंगे म्यूजियम या कोई बच्चा गया होगा तो वो बता सकता कि मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ ये चीज़ें देखी। तो मैंने आपके लिए एक यहाँ पे संग्रहालय का उदाहरण ले लिया है। हाँ, मैंने एक बार अपने मित्र के साथ राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की यात्रा की थी। ये भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। वहाँ मुझे प्राचीन मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग्स, हथियार, कपड़े और बहुत सी ऐतिहासिक चीज़ें देखने को मिली। ऐतिहासिक का मतलब जानते हैं बेटा आप, हिस्टोरिकल, जो पुराने समय की चीज़ें थी वो। हिस्टोरिकल चीज़ें, पुराने समय के राजा महाराजाओं के टाइम की चीज़ें।
मुझे वहाँ मौर्य, गुप्त और मुगल काल की चीजें देखना बहुत अच्छा लगा। कुछ वस्तुएं 2000 साल पुरानी थी वहां पर। उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे मैं टाइम मशीन के जरिए इतिहास में पहुंच गई हूँ। ये यात्रा बहुत ही ज्ञानवर्धक और यादगार रही। अगर फिर मौका मिला तो मैं जरूर किसी और संग्रहालय में जाना चाहूंगी। चलिए अगला प्रश्न, खिलौने विभिन्न प्रकार के। एंजेला ने अनु के खिलौने देखे थे। अनु के पास बहुत सारे खिलौने थे। एंजेला तो लंदन से थी, विदेश से थी। उसके खिलौने और अनु के खिलौने में बहुत फर्क था। एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े से अलग तरह के थे। अनु के खिलौने कैसे थे? लंदन में एंजेला के खिलौने कैसे रहे होंगे? अनु के खिलौने तो हमें चैप्टर में बताया गया है, तो हम बता सकते हैं कि अनु के खिलौने कैसे थे, लेकिन एंजेला के पास कैसे खिलौने होंगे ये हमें सोचकर बताना पड़ेगा क्योंकि वो लंदन में रहती है। चलिए तो उत्तर देखते हैं इसका। अनु के खिलौने साधारण और मिट्टी या लकड़ी से बने हुए थे। वे भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए पारंपरिक खिलौने थे जिन्हें मिट्टी के घोड़े, लकड़ी की गुड़िया और रंग बिरंगे झुंझुने, ये जो हमारे पुराने टाइम में बनते थे। अभी तो बहुत सारे खिलौने बाजार से आने लगे हैं। इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी हमारे पास बाजार से आने लगे हैं, लेकिन पुराने ज़माने में, हमारे ज़माने की अगर बात करें तो उस समय हम लोग यही कपड़े की गुड़िया बना ली, मिट्टी का घोड़ा, छोटे हाथी, बैल, मिट्टी से कुछ बना लिया, या लकड़ी की, घर में जब लकड़ी का काम चलता था, मकान बन रहा हो, घर में दरवाजे वगैरह बनाने के लिए लगे हुए हो, कारपेंटर लगा हुआ हो, तो हम उससे कहते थे अंकल ये बना दीजिए गुड़िया, ये तो उस हिसाब से वो लकड़ी काट कर हमें बना कर दे देते थे। तो इस तरह से उस समय हमारे पास मिट्टी के घोड़े, लकड़ी की गुड़िया और रंग बिरंगे झुंझुने, टिन 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 बजता है ना, गुब्बारे वाला बेचता है, झुंझुन झुंझुन, तो ये सब खिलौने हुआ करते थे। लेकिन जब एंजेला है वो तो लंदन में रहती है, तो उसके पास कौन से खिलौने होंगे देखें। उसके पास आधुनिक और मशीन से बने हुए खिलौने रहे होंगे। उनमें बैटरी से चलने वाले खिलौने होंगे, बोलने वाली गुड़िया होगी, खेलने के इलेक्ट्रॉनिक्स गेम्स भी होंगे। उनके खिलौनों में चमक धमक और तकनीक ज्यादा रही होगी। सही है ना, क्योंकि लंदन की बात है। इस तरह अनु के खिलौनों में सरलता और परंपरा थी, जबकि एंजेला के खिलौनों में आधुनिकता और तकनीक यानी टेक्नोलॉजी थी। आप घर पर कौन कौन से खिलौनों से खेलते रहे हैं, उनके नाम बताइए। मैं घर पर कई तरह के खिलौनों से खेलता या फिर खेलती रही हूँ। मुझे गुड़िया, कार, गेंद, लुका छिपी वाले खिलौने, ब्लॉक्स, पजल्स और ट्रेन सेट से खेलना बहुत पसंद था। कभी कभी मैं अपने खिलौनों के साथ घर घर और स्कूल स्कूल का खेल भी खेलती थी। ये सभी खिलौने मेरे बचपन का खास हिस्सा रहे हैं। ये सारे प्रश्न ऐसे हैं बच्चे कि अगर आप अपने मन से बदलना चाहें अपने हिसाब से आप बदल सकते हैं। मैंने सिर्फ आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर आंसर दिए हैं कि आप ऐसा लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक प्रांत में हाथ से बच्चों के अनोखे खिलौने बनाए जाते हैं। बिल्कुल होता है, अभी भी अगर आप देखें कि जब मोस्ट ऑफ द गांवों में, कस्बों में तो बच्चे हाथ से ही अभी भी खिलौने बना लेते हैं। आपके यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कौन से खिलौने मिलते हैं? और आप अगर नहीं भी बनाते हैं तो आप देखते होंगे दिल्ली में भी अगर आप रहते हैं तो दिल्ली में पटरियां लगी होती हैं, पटरियों के किनारे किनारे बैठे होते हैं कुछ बंजारे लोग बैठे होते हैं, वो छोटे 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 से खिलौने लेकर आते हैं। वो बनाए उन्होंने हाथ से होते हैं। एक ऐसे डंडी आती है, उसमें ऊपर ऐसे गोला लगा होता है, उसके अंदर मिट्टी भरी होती है और बाहर से कागज लपेटा होता है गोल, और उसमें 2 डोरी बांध कर दोनों डोरी के लास्ट में दोनों तरफ मोटा लट्टू मिट्टी का बना दिया जाता है। उसको जब ऐसे ऐसे बजाओ ना, टन 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 बजता है, वो दोनों मिट्टी की डोरियां लगती हैं उस गोल वाले जगह पर, तो वो बजता है। तो ये चीज़ें बेचने वाले वहाँ बैठे होते हैं। दिल्ली में भी पटरी के किनारे हो, हालांकि हो सकता है दिल्ली के बच्चे अपने हाथ से ना बनाते हो, लेकिन जो गाँव में बच्चे रहते हैं वो तो अपने हाथ से ये सब बना लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं वो बच्चे। मेरे यहाँ बच्चों के लिए हाथ से बने कई अनोखे खिलौने मिलते हैं, जैसे लकड़ी के रंग बिरंगे खिलौने, घोड़ा, हाथी और कार, मिट्टी के खिलौने जैसे गुड़िया, घर, जानवर, कपड़े की गुड़िया जिसे लोग प्यार से लाल गुड़िया भी कहते हैं, बांस और कागज से बनी पंखुड़ी वाली चक्री, ये तो हम घर में बनाते थे, बांस और कागज से बनी पंखुड़ी वाली चक्री, घंटी वाले झुंझुने जो मैंने अभी बताया ऐसे ऐसे बजते हैं वो झुंझुन, लकड़ी की चलने वाली रेलगाड़ी या फिर बैलगाड़ी। ये सारे खिलौने गांवों और मेलों में, अगर मेला लगा हो ना तो बहुत आसानी से मिल जाते हैं और पूरी तरह से हाथ से बनाए हुए होते हैं। इन खिलौनों में हमारी संस्कृति और परंपरा की झलक दिखाई देती है।
अगला प्रश्न है, भारत के बच्चे स्वयं भी अपने लिए अनोखे खिलौने बना लेते हैं। आप भी तो कागज मिट्टी आदि से कोई ना कोई खिलौना बनाना जानते होंगे। जानते हैं बच्चों आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कौन कौन बना सकता है। आप अपने हाथों से बनाए किसी खिलौने को कक्षा में लाकर दिखाइए और उसे बनाने का तरीका सबको सिखाइए। आता है आपको कोई खिलौना बनाना? जानते हैं हम घर पर रखी चीज़ों से भी मज़ेदार खिलौने बना सकते हैं। आपको पता होगा, आपकी मम्मी आपके साथ खेलती होंगी कभी जब आप छोटे होंगे, तो आप लोग ये सब बनाते होंगे, कोई नई बात नहीं है। आज मैं आपको कागज़ से चलने वाली पंखुड़ी वाली चक्री, पिन व्हील जिसे कहते हैं ना, वो बनाना सिखाऊंगी। इसे बनाना बहुत आसान होता है, आप सब इसे खुद बना सकते हैं। चलिए आप बनाते हैं। क्या क्या चाहिए आपको, आप उठा लाइए अगर आपके पास है तो। एक कोई किसी भी कलर का एक पेपर, छोटा सा अगर आपके पास पेपर है स्क्वायर में तो वो ले आइए, कैंची ले आइए, और एक पतली सी लकड़ी, अगर आपको इतनी बड़ी लकड़ी मिल जाए तो वो ले आइए, और गम या फिर पिन, सेफ्टी पिन, जो भी आपके, सेफ्टी पिन तो नहीं, ऑल पिन जो होती है ना वो ले आइए, और गम हो तो बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ें आपके पास अगर हैं तो आप लेकर के आइए, हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक रंगीन कागज़ का चौकोर टुकड़ा लेना है। मैंने ये लिया है। आपको ये देखना है कि ये इस तरफ से और इस तरफ से, इस तरफ से, ये चारों तरफ से बराबर हो, उसे चौकोर कहते हैं। मतलब चारों किनारे इसके बराबर हैं। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसको काट के ऐसे फोल्ड करके, और फिर एक बार इसको ऐसे फोल्ड करके देख लीजिए। अगर ये बराबर नहीं लग रहा है आपको तो आप इसको यहाँ से और यहाँ से काट लीजिए। बराबर होना चाहिए, मतलब ये स्क्वायर में होना चाहिए, ठीक है। ये स्क्वायर पेपर ले लिया। अब क्या करना है कि इस स्क्वायर पेपर के अब कोनों से लेकर बीच तक चारों ओर से हल्की कटिंग करनी है। ये है, इसको इस कोने से लेकर के ऐसे कटिंग करेंगे आप बीच तक, बस। और बीच में नहीं करनी। अगर आपको परेशानी हो रही है कि कहीं बीच में ना काट दूँ मैं, तो आप बीच, इसके बिल्कुल बीच में पहले से ही एक गोला बना के रख लीजिए। ऐसे ऐसे में गोला लगा दिया ना इसके बीच में, तो आप बस इस गोले के आउटलाइन तक ही काटेंगे, हम ज़्यादा नहीं काटेंगे, ठीक है। अब चारों कोने में काटना है, तो इस कोने से लेके भी ऐसे करके इसको कट लगा दीजिए। अब इस कोने से पकड़ के इधर से भी कट लगा दीजिए। अब इस कोने से लेकर के इधर से भी कट लगा दीजिए। तो ये 4 कट हो गए हमारे इसमें। अब क्या करना है कि एक कोने को पकड़ के बीच में लेकर आना है। ये दूसरा कोना इसका यहाँ पर ये खुला रह गया, लेकिन इसका एक साइड हमने मोड़ दिया। अब ये जो दूसरा कट था, इसका भी एक कोने को पकड़कर ऐसे बीच में लेकर आना है। अब तीसरे कट का भी एक कोना पकड़ के यहाँ बीच में लेकर के आना है। इसी तरह से चौथे कट का भी एक पकड़ के बीच में लेकर आना है। आप समझ रहे होंगे, दिख रहा है आपको? ये देखिए, तो ये क्या बन गया, ये चक्री जैसा बन गया हमारा, है ना। अब ये कोने बीच में से खुल ना जाए, इसलिए इनको आप गम लगा करके चिपका दीजिए यहाँ पर, ठीक है। गम से चिपका दीजिए। और क्या करना है, गम से जब ये चिपक जाए तो एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर के यहाँ पे बीच में इसके, उसे भी इस तरह से चिपका देना है। ऐसे ये चिपक जाएगा। और अगर ना चिपके तो आप क्या करिए, जैसे मैं कर रही हूँ, क्योंकि ये इसके बीच में हल्का सा छेद करके ये देखिए चिपका दीजिए, या फिर हल्का सा छेद करके इसको आर पार कर दीजिए। तो ये बन गया हमारा एक खिलौना। अब आप इसको पकड़ के हाथ में ले कर के दौड़ लगाइए। देखिए ये पूरा ऐसे हवा में हिल घूमेगा। हवा में अगर आप रहेंगे तो ये ऐसे घूमेगा। ये बन गया आपका खिलौना, जिससे आप आराम से खेल सकते हैं। ये इसको बनाने की विधि भी स्क्रीन पर आ रही है। चारों कोनों को बीच में आ जाए तो वहाँ पिन लगाइए, पिन मत लगाइए, चिपका दीजिए जो मैंने आपको बताया है। और वहाँ पर एक डंडी से चिपका दीजिए, बीचों बीच में एक डंडी चिपका दीजिए, या फिर डंडी नहीं चिपक रही है तो मेरी तरह से छेद करके बीच में डंडी को घुसा दीजिए। तो ये भी चक्री आपकी बन गई। मान लीजिए आप एंजला हैं, आप लंदन वापस लौट चुकी हैं और आपको भारत की बहुत याद आ रही है।
अपनी सखी यानी फ्रेंड अनु को पत्र लिखकर बताइए कि आपको कैसा अनुभव हो रहा है। तो देखिए यहाँ पत्र तैयार है। प्रिय अनु, नमस्ते, आशा है तुम ठीक होगी। अनु, मैं लंदन वापस आ गई हूँ, पर ऐसा लगता है जैसे असम मेरे साथ ही यहाँ आया है। वहाँ तुम्हारे साथ खेले गए खेल, तुम्हारे खिलौने, तुम्हारी बातें, नृत्य महोत्सव सब कुछ बहुत याद आते हैं। मैं प्राय वहाँ की वीडियो देखती हूँ। मैंने अपने स्कूल में बिहू नृत्य की प्रस्तुति दी थी, सभी को नृत्य बहुत अच्छा लगा, जबकि मुझे बहुत अच्छा नृत्य करना भी नहीं आता। मुझे, ये सेकंड पैराग्राफ शुरू हो रहा है यहाँ से, मुझे जब कभी असम आने का अवसर मिलेगा मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अगर तुम्हें लंदन आने का मौका मिले तो ज़रूर आना। मुझे तुम्हें बहुत कुछ दिखाना है और बताना भी है। मैंने अपने दोस्तों को तुम्हारे बारे में बताया और वो सब भी तुमसे मिलकर बहुत ही खुश होंगे। और अब तीसरा पैराग्राफ है जिसकी सिर्फ एक ही लाइन है, रीना आंटी को नमस्ते कहना। तो 3 पैराग्राफ मैंने आपको अपनी पत्र कैसे लिखे, अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र वाली वीडियो में बताया कि पत्र में हमेशा 3 पैराग्राफ होते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 पैराग्राफ में ये पत्र लिखा गया है। और अंत में लिखेंगे तुम्हारी सखी एंजेला। सखी की जगह मित्र भी लिख सकते हैं आप। चलिए अगला है, आप जानते होंगे कि पत्र लिखने के लिए आवश्यक सामग्री पोस्ट कार्ड या अंतर्देशीय लिफाफा होता है जिसमें हम पत्र लिख सकते हैं, और ये हमें डाकघर से मिलता है। संभव हो तो आप अपने घर के पास के डाकघर में जाइए और एक पोस्ट कार्ड खरीदकर पत्र लिखने के लिए उसका उपयोग कीजिए। तो आपको अपने डाकघर से जाकर पोस्ट कार्ड खरीद कर लाना है। पत्र तो मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया है, और अगर आप पोस्ट कार्ड खरीद लाएं तो उसमें आप पत्र लिख सकते हैं। चलिए अगला करते हैं। ये तो एक्टिविटी थी। क्या आपने कभी डाक टिकट देखा है? संसार के सभी देश डाक टिकट जारी करते हैं। भारत का भी एक डाक विभाग है जो समय समय पर डाक टिकट जारी करता है। डाक टिकट क्या होता है कि किसी देश की संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। मतलब जो टिकट रहती है ना, उसके बाद हमारे देश की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन रहती है, बहुत ही बढ़िया वाली, किसी नेता का, किसी वीरांगना का, किसी वीर पुरुष का, किसी गुरु का, किसी न किसी का फोटो उसके ऊपर रहता है, उसके बारे में लिखा रहता है, डेट्स वगैरह होती हैं। इसलिए अनेक लोग देश विदेश की डाक टिकटों को एकत्रित करना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये हॉबी होती है, डाक टिकट को कलेक्ट करके रखते हैं वो लोग। नीचे भारत के विभिन्न लेखकों के सम्मान में जारी किए गए कुछ डाक टिकटों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए। डाक टिकटों के चित्र के लिए पाठ्य पुस्तक की पृष्ठ संख्या 90 पर देखें, वहाँ पर डाक टिकट दिए हुए हैं, उनको आप देखें। डाक टिकट्स देख लीजिए इन्हें, ये इतनी सारी डाक टिकट्स आपकी बुक में ही दे रखी हैं। ये सारी डाक टिकट ये दी हुई हैं आपकी बुक में। आप इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। और ये जो है, ये है पोस्ट कार्ड जिसमें हम पत्र लिखते हैं। ये पोस्ट कार्ड है और इसे बोलते हैं अंतर्देशी, जिस पे पत्र लिखा जाता है, अंतर्देशी लिफाफा। और ये है पोस्ट कार्ड, इन दोनों में पत्र लिखा जाता है। ये है बाकी की डाक टिकट्स, देख लीजिए। ये और हैं डाक टिकट जो भारत सरकार ने समय समय पर जारी की है, हमारे डाक विभाग ने। सुमित्रा नंदन पंत दिखाई दे रहे हैं सामने से, है ना। तो इनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इनका जन्म तिथि और मृत्यु तिथि लिखी हुई है, कितने का टिकट है, पैसा लिखा हुआ है, और कौन से सन में छपा, ये सब लिखा हुआ है इनमें। तो आपने डाक टिकट देख लिए। डाक टिकट देख लिए तो अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इनमें से कौन सा डाक टिकट सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा? मुझे इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान जी पर जारी एक डाक टिकट सबसे अच्छा लगा, क्योंकि वो मेरी प्रिय कवित्री है, मुझे उनकी रचनाएं पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। डाक टिकटों पर लेखकों के बारे में कौन सी जानकारी दी गई है? डाक टिकटों पर लेखकों का छाया चित्र है, मतलब उनकी पिक्चर है, फोटो है, और हिंदी और अंग्रेजी में उनका नाम लिखा हुआ है। इसके साथ ही टिकट जारी होने के वर्ष तथा लेखकों के जन्म और मृत्यु के वर्ष की जानकारी भी दी गई है। मैंने बताया ना, कुछ डेट्स होती हैं टिकट्स के ऊपर, तो कुछ जानकारी हमें मिलती है साहित्य के बारे में भी, तो ये लिखा हुआ है वहाँ पर। अब है आज की पहेली। चलिए कुछ पहेलियां हम बुझा लेते हैं। चलिए पहली पहेली है, असमिया भाषा में ना पढ़ करके मैं आपको हिंदी में पढ़कर बताती हूँ। हाथी के दांत सी, कदम के पात सी, और संकेत हमें ये दे रखा है, क्या है ये? मूली। यस। दूसरी है, पानी है पर मछली नहीं, जंगल है पर बाघ नहीं। ये देखिए, इसके अंदर पानी होता है पर ये मछली तो नहीं है, और जंगल, बाहर से देखो जंगल की तरह लग रहे, बाल ही बाल हैं, लेकिन ये बाघ भी नहीं है। क्या है ये? नारियल। अगली पहेली है, लग लग कहे
तो ना लगे और बेलग कहे तो लग जाए क्या? जुबान। कैसे? देखिए, आप बोल के देखिए, लग लग, होंठ लग रहे हैं आपस में? नहीं लग रहे। बेलग, बे जैसे ही कहा दोनों होंठ चिपक गए, बेलग कहने में होंठ चिपक जाते हैं, तो इसका उत्तर है होंठ या जुबान, जो भी। चलिए अगला है, काला तन और 6 चरण, पेट कटे पर भी ना मरण। इसका उत्तर है चींटी। काला शरीर होता है चींटी का, और चींटी के 6 पांव होते हैं, और चींटी अगर गुड़ में चिपटी हुई हो ना, और उसको पीछे से खींचो और उसका पीछे का पोर्शन पेट अलग हो जाए उसका, तब भी वो मरती नहीं है। तो इस पेड़ी का उत्तर है चींटी। अगला प्रश्न जो आपको दे रखा है झरोखे से, इसमें आसाम में जो मूंगा सिल्क मिलता है ना, जिसकी साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है, उसके बारे में, सिल्क के बारे में पूरी जानकारी। असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क। कुछ वर्ष पूर्व मेरी नियुक्ति गुवाहाटी हवाई अड्डे पर हुई थी। वहां पर प्राय मैं महिलाओं को एक विशेष प्रकार की आकर्षक साड़ी पहने देखता था। ये साड़ी हमेशा भूरे सुनहरे रंग की झिलमिली सी होती थी। उस पर अधिकतर पारंपरिक ढंग से लाल या काली बॉर्डर तथा हरे, लाल अथवा पीले रंग के बूटों आदि की कढ़ाई रहती थी। कुछ समय पश्चात जब मैं असम के एक विवाह समारोह में गया, तो वहां भी अधिकतर महिलाएं इसी प्रकार की अन्य चमकीली भूरी सुनहरी साड़ियां पहनकर आई थी। अनेक पुरुषों ने भी उसी प्रकार के भूरे सुनहरे रंग के कुर्ते पहने हुए थे। बस केवल रंगों में हल्के या गहरे का अंतर था। मैंने अपने एक असमी मित्र से पूछा कि ये कैसा भूरा चमकीला कपड़ा है, तो मेरे मित्र ने बताया कि ये भूरा नहीं है, बल्कि ये सुनहरा है। ये असम का सुप्रसिद्ध मूंगा सिल्क है, जो सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है। मूंगा का असमिया भाषा में अर्थ है पीला या फिर गहरा भूरा, और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पूरे दुनिया में ये केवल असम और देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। ये असम को प्रकृति द्वारा दिया गया एक अनमोल और अद्वितीय उपहार है। मित्र ने यह भी बताया कि मूंगा सिल्क की साड़ियों की एक खूबी है कि ये अन्य रेशमी कपड़ों के विपरीत इनको ड्राई क्लीन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनको घर में हाथ से धोया जाता है, और जितना धोते हैं उतना ये ज़्यादा निखर कर निकलती हैं। एक साड़ी 50 साल तक खराब नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि मूंगा रेशम सभी प्रकार के प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाने वाले कपड़ों में सबसे ज़्यादा मजबूत होता है। इसके अलावा इसे गर्मी या सर्दी किसी भी मौसम में पहना जा सकता है। असम के लोगों का मानना है कि मूंगा सिल्क के कपड़ों में अनेक औषधीय गुण भी होते हैं। भाई, सिल्क के कपड़े में औषधीय गुण भी होते हैं, दवाई का भी कुछ काम करता है, ये कुछ दवा का काम भी करता है, कुछ औषधीय गुण होते हैं इसमें। अब उत्तर विद्यार्थी पढ़कर स्वयं समझें। ये तो था इतना मूंगा सिल्क के बारे में। अब आपको बताना है कि आपको इस लेख में दी गई कौन सी जानकारी सबसे अच्छी लगी, क्यों, अपने समूह में बताइए। इस लेख में मूंगा सिल्क के संबंध में जो जानकारी दी गई है वो मुझे सबसे अच्छी लगी। असम का मूंगा सिल्क सभी प्रकार के रेशमों में सबसे महंगा होता है, और ये असम तथा देश के पूर्वोत्तर राज्यों में ही तैयार होता है। ये जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इससे बनी हुई साड़ियाँ 50 साल तक खराब नहीं होती हैं, और हाथ से इसे धोते हैं, और हाथ से धोने के बाद हर धुलाई के बाद इसमें और सुंदरता आती है और निखार आता है। इसे सर्दी गर्मी हर मौसम में पहनते हैं। इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। ये खास बातें थी। खोजबीन के लिए असम सहित पूर्वोत्तर भारत के बारे में आप और जान सकते हैं, और भारत के पारंपरिक लोक संगीत का आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ पर कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं कि इन चीज़ों को, असम के बिहू लोकगीत को, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी नृत्य, भारत के लोक नृत्य, पूर्वोत्तर राज्यों के लोक नृत्य, इन सबको आप इंटरनेट पे चेक कीजिए, देखिए। ये आपकी जानकारी के लिए है, आप इन्हें देख सकते हैं इंटरनेट पे। अगर आपको डांस में रुचि है तो आप इनकी जानकारी वहां से ले सकते हैं। ये आपके करने वाला क्वेश्चन नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ये था आपका पूरा चैप्टर, क्लास 6 का 8 चैप्टर है ये मल्हार किताब से। सत्रिय और बिहू नृत्य की पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको 2 भागों में करा दी। एक वीडियो आप पब्लिश हो चुका है, ये दूसरा वीडियो है, और दोनों वीडियोस का लिंक एक दूसरे के साथ दिया गया है। तो आप जाकर के इन क्वेश्चन आंसर्स का आनंद आराम से ले सकते हैं। कॉपी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। बड़ी अच्छी भाषा में, सरल भाषा मैंने आपको समझा दी है। उम्मीद कर रही हूँ कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो कीजिए 4 काम। सबसे पहले लाइक का बटन दबा दीजिए, दूसरा अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, तीसरा दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चौथा बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और सभी बच्चों से मैं गुजारिश कर रही हूँ, अनुरोध कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ दुर्गा पाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही सुंदर, अच्छे, सरल वीडियो बना रहे हैं जिससे कि आपको समझ में आए सारे क्वेश्चन आंसर, आप खुद लिख सकें, सारे क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकें आप। उसके लिए मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए। जब सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तभी मैं डेली
वीडियोस डाल सकूंगी, और डेली नहीं बल्कि एक दिन में 2-2 वीडियोस डालने की भी मैं कोशिश करूंगी, ताकि आपका सिलेबस मैं जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूं। काफ़ी स्कूलों में यूनिट खत्म होने के बाद हाफ ईयरली शुरू होने वाले हैं। हाफ ईयरली तक का सिलेबस मैंने आपका डाल दिया है। अब मैं आपका व्याकरण पार्ट डालना शुरू करूंगी। व्याकरण की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। विलोम, पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, श्रुति सम, तत्सम, तद्भव, समास, इस तरह के सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जल्दी से जल्दी आपका व्याकरण का कोर्स भी पूरा करा दूं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। जैसे ही 1000 सब्सक्राइब पूरे होंगे, आपका सारा सिलेबस आपको मिल जाएगा। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.